हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, ठंड से नहीं मिलेगी राहत। रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में सर्दी का सितम जारी है। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने के बाद भी हाड़ कपा देने वाली ठंड में किसी प्रकार की कमी नहीं आई है। मौसम विभाग के अनुसार 18 जनवरी को रांची के साथ साथ आधे से अधिक जिलों में हल्के दर्जे की बारिश के आसार हैं, जबकि 19 जनवरी तक गहरे कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। रांची का न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री बढ़ने के बाद भी सर्दी का सितम कम नहीं हुआ है। झारखंड के 25 बीडीओ की ट्रांसफर पोस्टिंग, विजय कुमार कांके के नए प्रखंड विकास पदाधिकारी। झारखंड सरकार ने राज्य के 25 प्रखंड विकास पदाधिकारियों बीडीओ की ट्रांसफर पोस्टिंग की है। ग्रामीण विकास विभाग ने बुधवार की देर शाम इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। आदित्य गुप्ता को गढ़वा जिले के नगर उटारी प्रखंड का बीडीओ बनाया गया है। आदेश में कहा गया कि वह 23 जनवरी 2024 को या उसके बाद अपना पदभार ग्रहण करेगी। 15,000 रुपये घूस लेते धराया गोविंदपुर थाना का दरोगा, एससीबी ने रंगे हाथ पकड़ा। धनबाद के गोविंदपुर थाने में पदस्थापित 2018 बैच के दरोगा विक्रम कुमार को 15,000 रुपये घूस लेते एससीबी ने रंगे हाथ पकड़ा है। दरोगा विक्रम कुमार की गिरफ्तारी बैंक मोड़ इलाके से हुई है। आरंभिक जानकारी के मुताबिक दरोगा वर्ष 2022 में गोविंदपुर थाना में दर्ज कांड संख्या 410 में राहत दिलाने के नाम पर अभियुक्तों से 50,000 रुपये की मांग कर रहे थे और आखिरकार डील 15,000 रुपये में तय हुई थी। बताया जा रहा है कि दरोगा विक्रम कुमार तगादे के लिए बार बार अभियुक्तों को कॉल किया करते थे, जिसकी रिकॉर्डिंग थी। बताया जाता है कि अभियुक्त रिश्वत देना नहीं चाहते थे और इसलिए उन्होंने एससीबी से मामले की शिकायत कर दी। तय समय पर अभियुक्त से 15,000 रुपये लेकर गोविंदपुर इलाके से बैंक मोड़ की तरफ गए दरोगा को एससीबी के अधिकारियों ने पकड़ लिया। अधिकारियों ने पुष्टि के लिए जब दरोगा विक्रम कुमार का हाथ धुलवाया तो पानी का रंग बदल गया। बताया जाता है कि पहले एससीबी के अधिकारियों ने दरोगा को फोन लगाकर उनका पता पूछा। दरोगा ने बताया कि वे गोविंदपुर थाना परिसर स्थित सरकारी क्वार्टर में रहते हैं, लेकिन जब गोविंदपुर थाना में इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह से जानकारी ली गई तो पता चला कि वह बाहर रहते हैं। तकरीबन 1 घंटे की भागदौड़ के पश्चात अधिकारी छठ तालाब स्थित दिलीप गुप्ता के मकान में पहुंचे, जहां दरोगा विक्रम कुमार किराए पर रहते हैं। शाम को तकरीबन 6 बजे एससीबी के अधिकारियों ने आवास पर छापा मारा। विक्रम कुमार ने पूछताछ में बताया कि 2 वर्ष पहले ही उनकी गोविंदपुर थाने में पोस्टिंग हुई थी। बता दें कि इससे पहले नवंबर 2020 में एससीबी ने सिपाही से दरोगा बने मनीष तिवारी को 50,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया था। लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल का दौर शुरू, झामुमो व कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए ये नेता। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में दल बदल का दौर शुरू हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो और कांग्रेस पार्टी के नेता अपने समर्थकों के साथ बुधवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गए हैं। राजधानी रांची में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। भाजपा में शामिल होने वाले लोगों के नाम बलवंत सिंह, शिल्पा कुमारी, गायत्री देवी और अरविंद तूफानी है। बलवंत सिंह लातेहार जिले के मनिका के जिला पार्षद सदस्य हैं। शिल्पा कुमारी गारू प्रखंड की पूर्व जिला परिषद सदस्य है, जबकि गायत्री देवी मनिका की पूर्व प्रखंड प्रमुख है। अरविंद तूफानी गढ़वा जिले के पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष है। बलवंत सिंह ने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। वहीं शिल्पा कुमारी और गायत्री देवी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। कोल लिंकेज मामले में पूजा सिंघल के करीबी इजहार अंसारी को ईडी कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड पर भेजा। आईएएस पूजा सिंघल के करीबी इजहार अंसारी को ईडी ने 6 दिनों की रिमांड पर ले लिया है। मंगलवार को ईडी ने इजहार अंसारी को गिरफ्तार किया था। बुधवार को उन्हें पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया। ईडी ने अदालत से मांग की थी कि उन्हें इजहार से कुछ पूछताछ करनी है, इसके लिए उन्हें रिमांड पर लेने की अनुमति दी जाए। अदालत ने ईडी की अर्जी स्वीकार करते हुए रिमांड की मंजूरी दे दी है। ईडी ने 70 करोड़ रुपए के कोल लिंकेज की हेराफेरी के आरोप में इजहार अंसारी को गिरफ्तार किया है। 16 जनवरी की सुबह ईडी ने उनके हजारीबाग और रामगढ़ स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी ने सुबह करीब 7 बजे हजारीबाग स्थित इजहार के आवास और रामगढ़ स्थित फैक्ट्री पर छापा मारा था। उसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा था। समन भेजे जाने के बाद भी वे हाजिर नहीं हुए हैं, जिसके बाद ईडी ने यह
कार्रवाई की। गिरफ्तार करने के बाद ईडी की टीम इजहार को रांची ले आई। यहां पूछताछ के बाद रात 8 बजे उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इजहार अंसारी हजारीबाग के बड़े कोयला कारोबारी हैं और झारखंड की निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल के करीबी माने जाते हैं। फिलहाल पूजा सिंघल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है। जानकारी के अनुसार ईडी ने मनरेगा घोटाले को लेकर की गई छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल के CA सुमन कुमार का मोबाइल फ़ोन जब्त किया था। इस मोबाइल फ़ोन से मिले ब्यौरे के आधार पर ईडी ने इजहार अंसारी के घर पर पहली बार मार्च 2023 में छापा मारा था। उस दौरान उसके घर से 3 करोड़ 85 लाख रुपए नकद जब्त किए गए थे। दरअसल सुमन के मोबाइल फ़ोन में इजहार के साथ किए गए लेन देन का ब्यौरा भी दर्ज था। ईडी ने जाँच में पाया कि इजहार ने लिंकेज में मिले कोयले के लिए कमीशन के रकम की गणना करने के बाद CA सुमन को मोबाइल फ़ोन पर भुगतान की जानकारी दी थी। तिलैया से अगवा किया गया बच्चा प्रयागराज से बरामद, 2 महिलाएं गिरफ्तार। झुमरी तिलैया शहर के देवी मंडप रोड शीतला माता मंदिर के समीप से अगवा किए गए 6 साल के बच्चे को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बरामद कर लिया है। अगवा किया हुआ बच्चा प्रयागराज से मिला है। बता दें कि गोपी यादव के 6 वर्षीय पुत्र आर्यन राज को मंगलवार की दोपहर 2 बजे 2 महिलाएं पतंग दिलाने का झांसा देकर बाजार ले गई थी। बच्चे को अगवा कर वह दिल्ली जा रही थी। हालांकि पुलिस ने उन्हें प्रयागराज में पकड़ लिया। बच्चे के अगवा होने के बाद देर शाम बच्चे के परिजनों ने अपहरण से संबंधित प्राथमिकी तिलैया थाना में दर्ज कराई। जांच के क्रम में एक जगह पर लगे CCTV फुटेज में 2 महिलाएं आर्यन व उसके चचेरे भाई 9 वर्षीय मौलू के साथ जाते हुए दिखी थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 22 जनवरी के बाद ईडी के सामने हाजिर होंगे अभिषेक प्रसाद पिंटू, कहा पत्नी बीमार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू को 16 जनवरी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह नहीं गए। अब खबर आ रही कि पिंटू 22 जनवरी के बाद जा सकते हैं। उन्होंने ईडी से समय मांगा है। पिंटू ने ईडी को पत्र लिखा है, जिसमें लिखा है कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है, इसलिए पूछताछ के लिए उन्हें 22 जनवरी के बाद का समय दिया जाए। झारखंड में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध खनन केस में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। अभिषेक प्रसाद पिंटू को 16 जनवरी को पूछताछ के लिए तलब किया गया था, लेकिन वह नहीं पहुंचे। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय 3 जनवरी को तड़के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू के रातू रोड स्थित आवास पर छापा मारा था। बता दें कि इसी मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी पूछताछ होनी है। सीएम ने आगामी 20 जनवरी को कांके रोड स्थित अपने सरकारी आवास में ईडी के अधिकारियों को उनसे पूछताछ करने के लिए बुलाया है। इससे पहले उन्हें अब तक 7 बार समन भेजे जा चुके हैं, लेकिन एक भी बार वह ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। 1 लाख घूस लेते रंगे हाथ धराए गुमला के DEO और कंप्यूटर ऑपरेटर। गुमला के जिला शिक्षा पदाधिकारी सुनील शेखर खुजूर और कंप्यूटर ऑपरेटर अनूप किंडो को 1 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक शिक्षिका की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर DEO और कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि पदाधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटर को गुमला के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ SCB थाना में केस दर्ज किया गया था। गौरतलब है कि हाल ही में खूंटी में दरोगा श्रीकांत कुमार को SCB ने 10,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया था। वहीं साहेबगंज के रांगा थाना में पदस्थापित ASI को भी रिश्वत लेते SCB ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक जिला शिक्षा पदाधिकारी सुनील शेखर खुजूर ने 12 मई 2023 को माघी बालिका उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया था। वहां कुछ अनियमितता पाई गई थी। 9 दिसंबर 2023 को निरीक्षण प्रतिवेदन में विद्यालय की शिक्षिका कुंती कुमारी पर आरोप लगाते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था। कुंती कुमारी ने 12 दिसंबर 2023 को बचाव स्पष्टीकरण दाखिल किया और जिला शिक्षा पदाधिकारी से उन्हें दोष मुक्त करने की अपील की। इसी के एवज में DEO ने 1 लाख रुपए मांगे थे। पीड़िता दोष मुक्ति के बदले रिश्वत नहीं देना चाहती थी। उन्होंने मामले की शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कर दी। SCB ने अपने स्तर से जांच करवाया तो आरोप सही पाए गए। इसी सिलसिले में SCB थाना में कांड संख्या 2/2024 दर्ज किया गया। बुधवार को जाल बिछाकर जिला शिक्षा पदाधिकारी और उनके कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। ईडी का कैबिनेट सचिव को कड़ा जवाब, कहा आप तय नहीं करेंगे
कैसे हो कार्रवाई। ईडी ने कैबिनेट सचिव को जवाब भेज दिया है। समन का कारण पूछने वाले पत्र में ईडी ने कहा कि हमें जांच के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं है। निदेशालय किसी को भी पूछताछ के लिए समन कर सकता है। समन का कारण पूछने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने ईडी को पत्र भेजा था, जिसमें यह पूछा गया कि किन वजहों से सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक उर्फ पिंटू साहिबगंज उपायुक्त और दूसरे अधिकारियों को बुलाया जा रहा है। ईडी ने कैबिनेट सचिव को लिखा कि आपने पीएमएलए कानून के तहत राज्य में जारी जांच प्रक्रिया और समन के आधार और कारणों की जानकारी मांगी है। ईडी ने बताया कि आपने वैभव कुमार, नौशाद आलम, राजा मित्रा, राम निवास यादव और अवधेश कुमार को जारी समन का आधार और कारणों की जानकारी मांगी है। हमारा यह पत्र उसी संदर्भ में है। ईडी ने कहा कि हम पहले स्पष्ट कर दें कि समन आपको व्यक्तिगत तौर पर जारी नहीं किए गए हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि आप उपयुक्त लोगों की जारी समन पर दखल अंदाजी क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि पीएमएलए की धारा 50(2) किसी ऐसे व्यक्ति को मामले में हस्तक्षेप की इजाज़त नहीं देता जिसे व्यक्तिगत तौर पर समन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यही कानून जांच अधिकारियों को निर्देशित करता है कि वे जांच के दरमियान किसी भी प्रकार की जानकारी किसी तीसरे व्यक्ति के साथ साझा करें। ईडी ने कैबिनेट सचिव को कहा कि ना तो आप और ना ही आपका कार्यालय जांच के बारे में किसी भी जानकारी हासिल करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत है। ईडी ने कैबिनेट सचिव से कहा कि आप साबित करें कि आप जांच के बारे में जानकारियां हासिल करने के लिए किसी भी प्रकार से अधिकृत हैं। ऑनलाइन ऑर्डर के बाद 24 घंटे में बालू की होगी होम डिलीवरी, खान व भूतत्व विभाग की घोषणा। झारखंड में ऑनलाइन ऑर्डर के बाद 24 घंटे में बालू की होम डिलीवरी की जाएगी। खान व भूतत्व विभाग की ओर से इसकी घोषणा करते हुए कहा गया कि जल्द ही इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। इसके लिए तैयारी चल रही है। कहा कि ऑनलाइन ऑर्डर के लिए वेब पोर्टल बनाया जा रहा है कि बालू खनन के लिए घाटों की नीलामी की तैयारी की जा रही है। कुछ स्थानों पर घाटों की नीलामी भी हो चुकी है। कृषि विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने सरकार की 4 वर्षों की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बालू की होम डिलीवरी के बारे में जानकारी दी। अबू बकर सिद्दीकी ने बताया कि राज्य में झारखंड खनिज विकास निगम द्वारा तेलंगाना राज्य की तर्ज पर काम किया जा रहा है। कहा कि झारखंड में भी सेंड टैक्सी पोर्टल को मार्च 2024 तक लागू किया जाएगा। पोर्टल में पंजीकृत ट्रैक्टर वाहनों के मालिकों, नागरिकों और उपभोक्ताओं को बालू का ऑर्डर देने के 48 घंटे के अंदर बालू गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा। वर्तमान में 14 खनिज ब्लॉकों को नीलामी के लिए तैयार किया गया है। कहा कि झारखंड में पहली बार झारखंड स्टेट सैंड माइनिंग पॉलिसी 2017 के तहत कुल 351 बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया निगम के द्वारा उपायुक्त के माध्यम से की जाएगी। सचिव ने कहा कि डीएमएफटी फंड में कुल 11,960 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इसमें 5,978 करोड़ रुपए विभिन्न विकास योजनाओं पर व्यय किए गए हैं। 2023-24 में कुल 3 कोयला खदानों की नीलामी की गई है। साथ ही गैर कोयला खदानों में अभी तक कुल 10 खनिज ब्लॉक खदानें नीलामी की जा चुकी है, जिसमें लौह, स्वर्ण, चूना पत्थर और बॉक्साइट आदि की खदान है। अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए माइंस सर्विलांस सिस्टम फॉर माइनर मिनरल लागू किया जा रहा है। इसके तहत सैटेलाइट से अवैध खनन पर नजर रखी जाएगी। इससे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गोड्डा और पाकुड़ में लागू किया जा रहा है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने इफ्काई यूनिवर्सिटी के छात्रों को पढ़ाया विवेकानंद का पाठ। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आर्यभट्ट सभागार रांची में आयोजित इफ्काई विश्वविद्यालय रांची के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह समारोह न केवल हमारे उप अधिकारियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का प्रतीक है, बल्कि उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का भी प्रतीक है। जीवन में चुनौतियों को अवसर के रूप में देखें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। उन्होंने उप अधिकारक के जीवन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का सामना भी उत्साहपूर्वक करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सफलता और असफलता दोनों जीवन में आएंगे। यदि सफल होना है तो असफलता का भी डटकर सामना करना होगा। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्हें भी असफलता का सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक सफलता ना मिले। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा कि सपने बड़े देखें और उससे पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहें। राज्यपाल ने कहा कि जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, टीम भावना के साथ कार्य करें, दूसरों की अच्छाई को देखकर अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयास करें, अपनी दिनचर्या का पालन करें, सही दिशा में बढ़ते रहने के लिए 1 घंटा का समय पुस्तकों के अध्ययन के लिए भी रखें। एक ही साथ कई लक्ष्य निर्धारित करने से दुविधा उत्पन्न होती है और लक्ष्य के प्राप्ति में कठिनाई होती है।
अपने आचरण एवं सोच को संयमित रखें। इससे परिस्थिति आपके वश में रहेगा और उसे नियंत्रित किया जा सकता है। क्रोध करने से सने या आपके आचरण में शामिल हो जाएगा, जो सफलता के लिए उचित नहीं है। पीएम मोदी के दौरे से पहले सिंदरी की सड़कों पर होगी कायाकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को धनबाद के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान पीएम हर लेके सिंदरी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय है। उपायुक्त एसएसपी एसडीएम के दौरे के बाद मंगलवार को नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने सिंदरी का दौरा किया। उन्होंने अटल चौक, गौशाला मोड़ से अंबेडकर चौक, रोहड़ा बांध तक सड़क व सफाई का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पीएम के दौरे से पहले अटल चौक से अंबेडकर चौक तक सड़क को दुरुस्त किया जाएगा। मुख्य सड़क में लाइटें लगाई जाएंगी। साफ सफाई युद्ध स्तर पर की जाएगी। उनके साथ सहायक नगर आयुक्त सहित अन्य पदाधिकारी थे। प्रधानमंत्री मोदी के 27 जनवरी को बलियापुर में कार्यक्रम की तैयारी को लेकर मंगलवार को नगर निगम की पूरी टीम सड़क पर उतरी। बरवा अड्डा एयरपोर्ट के बलियापुर सिंदरी तक सड़क का निरीक्षण किया। सड़क की स्थिति, सड़क के बगल में झाड़ी व साफ सफाई का जायजा लिया। सहायक नगर आयुक्त प्रकाश कुमार ने बताया कि नगर निगम के अधिकारियों की अलग अलग टीम बनाई गई है। सड़क के लिए अलग टीम है, साफ सफाई के लिए अलग टीम है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम तक नगर निगम लगातार काम करेगी। विधायक अनंत ओझा ने कहा, नए एक्सप्रेसवे से रांची की दूरी 100 किलोमीटर होगी कम। भारत सरकार ने रांची से साहिबगंज को जोड़ने के लिए नए एक्सप्रेसवे का प्लान तैयार कर लिया है। 325 किलोमीटर के इस लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद राजधानी रांची से साहिबगंज की दूरी कम हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से न सिर्फ साहिबगंज की कनेक्टिविटी में सुधार होगी, बल्कि रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले को भी इसका लाभ होगा। 4 लेन वाले एक्सप्रेसवे का मुख्य उद्देश्य यात्रा की अवधि को कम करना है, ताकि साहिबगंज और इस एक्सप्रेसवे से जुड़े जिले के निवासी को राजधानी आने जाने में समय की बचत हो सके। एक्सप्रेसवे बनाने से व्यावसायिक गतिविधियों में इफाजा हो सकेगा, रोजगार का सृजन होगा। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने बताया कि उन्होंने इसके लिए लगातार प्रयास किया है। एक्सप्रेस के निर्माण के बाद माल ढुलाई की लागत में कमी आएगी, क्योंकि वर्तमान मार्ग पर परिवहन के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है। इसके कारण ईंधन और समय की बर्बादी होती है। विधायक ने बताया कि वर्तमान में राजधानी रांची से साहिबगंज जाने में तकरीबन 430 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इस दूरी को पूरा करने में तकरीबन 10 घंटे का समय लगता है, जबकि इस एक्सप्रेस के निर्माण के बाद यह दूरी महज 325 किलोमीटर की रह जाएगी। इस प्रकार करीबन 100 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इससे समय और ईंधन की खपत में भारी कमी आएगी। वेतन की मांग को लेकर एचईसी के मजदूरों अधिकारियों ने कंपनी में जड़ा ताला, टूट गया 20 महीने के सब्र का बांध। बकाया वेतन की मांग को लेकर एचईसी के कर्मचारी आए दिन धरना प्रदर्शन पर रहते हैं। बुधवार को भी कर्मचारियों ने मुख्यालय के तीनों प्लांट में तालाबंदी कर दी। सुबह 6 बजे से मजदूर एचएमटीपी, एचएमबीपी और एफएफपी के मुख्य गेट पर जुटने लगे थे। करीब 8 बजे तीनों प्लांटों के मुख्य गेट और निगम मुख्यालय के मुख्य गेट में ताला लगा दिया। तीनों प्लांट में बुधवार से किसी भी तरह के प्रवेश पर बंदी है। कर्मचारियों के अनिश्चित काल के लिए तालाबंदी की है। तीनों प्लांटों में बुधवार से किसी भी तरह के प्रवेश पर पाबंदी है। कर्मचारियों ने अनिश्चित काल के लिए तालाबंदी की है। बता दें कि एचईसी में कर्मचारियों का 18 महीने और अफसरों का 20 महीनों से वेतन बाकी है। वेतन की मांग को लेकर 7 कार्मिक संगठन एक मंच पर आ गए। 7 श्रमिक संगठनों ने एचईसी बचाव मजदूरन संघर्ष समिति का गठन किया गया। इस समिति के बैनर तले गेट में ताला लगाया गया। बुधवार को सभा की अध्यक्षता मनोज पाठक ने की और कहा कि जब तक वेतन का भुगतान नहीं होगा तब तक यह ताला बंद ही रहेगा। मुख्यालय के पास रोजाना खिचड़ी बनेगा, मजदूर वहीं खाएंगे और वहीं रहेंगे। ईडी के प्रकरण पर बोले बाबूलाल मरांडी, सीएम समझ गए कि अहंकार से काम नहीं चलेगा। जमीन घोटाला केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन पर जारी प्रकरण को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन को पहले अहंकार था, अब लगता है कि किसी ने उनको समझाया कि अहंकार से काम नहीं चलेगा। आखिरकार उन्होंने ईडी को अपने आवास में बुलाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ईडी कानून के मुताबिक ही कार्रवाई करती है। उन्होंने कहा कि झारखंड कोई अलग देश नहीं है, वह भारत का ही हिस्सा है। संसद में जो कानून बनते हैं वह पूरे भारत में लागू होता है। ईडी कानून के मुताबिक ही कार्रवाई करती है। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने ईडी को 20 जनवरी की दोपहर अपने सरकारी आवास में बुलाया है। मरांडी ने मंगलवार को भी मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री को शायद किसी ने समझाया नहीं कि राज्य सरकारें संसदीय कानूनों को ओवरलैप नहीं कर सकती।
मंत्री सत्यानंद भोक्ता की डिस्चार्ज याचिका खारिज, अब होगा आरोप गठन। एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने 46.10 करोड़ रुपए के बीज घोटाला मामले में तत्कालीन कृषि मंत्री तथा वर्तमान में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता का डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दिया गया है। अदालत ने 6 जनवरी को सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने मंगलवार को अपना आदेश सुनाया। मामले में जल्द ही उन पर आरोप गठन किया जा सकता है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आरोप मुक्त करने के लिए अदालत में 8 दिसंबर 2022 को डिस्चार्ज अर्जी दाखिल किया था। जब भी अदालत इस मामले में सुनवाई की तिथि तय करती, मंत्री कोई दस्तावेज देने के लिए समय ले लेते थे। इस कारण 1 साल में मामले की सुनवाई पूरी हो सकी। गौरतलब है कि वर्ष 2003 से 2005 में आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किए बिना ही मनपसंद कंपनी से बीज और कृषि उपकरण की खरीदारी की गई थी। इस मामले की जांच एसीबी ने की थी। जांच के बाद 46 करोड़ 10 लाख रुपए का घोटाला सामने आया था। अनुसंधान पदाधिकारी ने सत्यानंद भोक्ता, पूर्व कृषि मंत्री नलिन सोरेन, तत्कालीन कृषि सचिव बी जयराम, निस्तार मिंज सहित अन्य पर ठोस साक्ष्य के साथ अदालत ने चार्जशीट दाखिल की थी। इस पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए मुकदमे में आगे की कार्रवाई प्रारंभ की थी। चार्जशीट में सभी पर सरकारी धन का दुरुपयोग कर घोटाला करने का आरोप है। घोटाले को लेकर वर्ष 2009 में निगरानी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। धनबाद होकर पटना से हावड़ा तक चलाए जाएं वंदे भारत ट्रेन। दानापुर मंडल की मंडल संसदीय समिति की बैठक मंगलवार को हुई। इसमें सांसद और सांसद प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी ने जनहित से जुड़े मुद्दे व रेल के सर्वांगीण विकास के लिए अपने सुझाव दिए। बैठक में पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल समेत अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। सांसद खीरू महतो के प्रतिनिधि पिंटू कुमार सिंह मौजूद थे। इस दौरान आधारभूत संरचनाओं के विकास से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने पर बल दिया गया। भविष्य में कार्य योजनाओं पर भी चर्चा हुई। इससे पूर्व महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल ने सांसदों एवं सांसद प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उन्होंने दानापुर मंडल द्वारा यात्री सुविधा, आधारभूत संरचनाओं के विकास आदि के क्षेत्र में हुए कार्यों एवं नई परियोजनाओं की जानकारी दी। कहा कि गाड़ियों के समयबद्ध परिचालन को बेहतर बनाने की हम सतत प्रयत्नशील हैं। सांसद खीरू महतो के प्रतिनिधि पिंटू कुमार सिंह ने यात्रियों की समस्याओं को रखा और 11 सूत्री मांग पत्र महाप्रबंधक को सौंपा। उन्होंने पटना से हावड़ा के लिए धनबाद होकर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने, धनबाद से पटना जाने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस एवं रांची से खुलने वाली हटिया दानापुर एक्सप्रेस को बक्सर या मुगल सराय तक करने की आदि की मांग की है। हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं, सेमीफाइनल मुकाबले से पहले बोली भारतीय कप्तान सविता। FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने इटली को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंडिया का अगला मुकाबला जर्मनी से होगा। इसे लेकर टीम इंडिया के कैप्टन और कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जर्मनी से सेमीफाइनल मुकाबला खेलने के सवाल पर कोच कहती है कि हमने जर्मनी के साथ पहले भी मैच खेला है, हमें पता है कि वह कैसी खेलती है। हमने इस टूर्नामेंट में भी जर्मनी का गेम देखा है, लेकिन हम यहाँ बस अपना गेम खेलेंगे। वहीं आगे कहती है कि इस सेमीफाइनल में अपना गेम खेलेंगे, अटैकिंग हॉकी भी खेलेंगे और डिफेंडिंग हॉकी भी खेलेंगे। मैच को जिस गेम की ज़रूरत होगी हम वैसा गेम खेलेंगे। जर्मनी के खिलाड़ी बहुत बेहतर है, खिलाड़ी भी काफ़ी अनुभवी है, लेकिन हमारा पूरा ध्यान अपनी गेम पर रहने वाला है। वहीं टीम की कप्तान सविता पुनिया कहती कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हम बिना कुछ सोचे बस खेलना चाहेंगे। हम अच्छा खेलना चाहते हैं। जर्मनी अच्छी टीम है और हमने अनेक साथ केवल डिफेंडिंग हॉकी नहीं खेली है बल्कि अटैकिंग हॉकी भी खेली है, तो हम बेहतर ही खेलेंगे। वह आगे कहती कि हमारा मेन अटैकिंग हॉकी खेलना है, वह हम खेलेंगे, लेकिन हम डिफेंडिंग भी करेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।